हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 17 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अदिति दौड़कर नैना के पास पहुंची और हांफते हुए बेंच पर बैठ गई। नैना ने एक पल के लिए उसे अजनबियों की तरह देखा, पर जैसे ही उसकी आंखों की शरारत पहचानी वह चौंक गई। वह धीमी स्वर में बोली, अदिति, तू यहाँ इस हाल में? अदिति तुरंत नैना का चेहरा हाथों में लेकर फिक्र से बोली, मेरी छोड़, तू अपनी हालत देख, क्या बना रखा है तूने खुद को। क्या वो मृत्युंजय रनावत तुझसे यह सब करवाता है? तू मिट्टी में सनी हुई है, तेरे हाथ छिल गए हैं। नैना एक पल के लिए रुकी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी तकलीफें जानकर अदिति और ज़्यादा परेशान हो जाए, इसलिए उसने एक फीकी मुस्कान चेहरे पर सजाई और गहरी सांस लेकर बात घुमा दी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानती है ना मुझे गार्डनिंग का कितना शौक है। बस खुद को बिजी रखने के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन तू बता, तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे पता है ना यहाँ आना कितना खतरनाक है। अगर किसी को जरा भी शक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अदिति बोली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा मैं कैसे आई, यह जरूरी नहीं है। जरूरी तो यह है कि तू कैसी है। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम, पहले गले तो लग। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। गार्डन का यह कोना सुनसान था। नौकरों और घर वालों का वहां आना जाना न के बराबर था, इसलिए दोनों बेफिक्र होकर एक दूसरे का दुख बांट रही थी। अदिति अलग होते हुए पूछी, नैना एक बात बता, तूने ये शादी क्यों की? तू तो कुणाल के लिए घर से भागी थी ना, फिर ये सब कैसे हो गया? नैना की आंखें झुक गई और बोली, मैं तुझे कुछ नहीं बता पाऊंगी अदिति। मेरे पास इस वक्त तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। बस हालात ही कुछ ऐसे थे जो मेरे बस में नहीं थे। अदिति ने नैना की हथेलियों को मजबूती से थाम लिया और प्यार से बोली, तेरी ये खामोशी बता रही है कि बहुत कुछ ऐसा है जो तू हम सबसे छुपा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तूने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझकर ही लिया होगा। लेकिन नैना, कुणाल का बुरा हाल है। कुणाल का नाम सुनते ही नैना की आंखों में नमी उतर आई। अदिति बोली, मैं उससे मिली थी नैना, पूरी तरह टूट चुका है वह बस एक बार तुझसे मिलना चाहता है। वह बस यही रट लगाए बैठा है कि उसे अपनी नैना से मिलना है। नैना ने कांपते हुए अपने हाथ छुड़ाए और चेहरा फेर लिया। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर मिट्टी में मिल गया। वह रूंधे गले से बोली, किस हक से मिलूं उससे? अब मेरा उस पर कोई हक नहीं रहा अदिति। अब मैं मिसेज मृत्युंजय रनावत हूँ। अदिति ने नैना की आंखों में आंखें डालकर बड़े गंभीर स्वर में बोली, देख नैना, तुझे उससे मिलना ही होगा। उसका हक बनता है कि उसे उन सवालों के जवाब मिले जो तू छोड़ आई है। एक बार उससे मिलकर ये सारी बातें साफ कर दे, शायद तब उसे इस सच को स्वीकार करने में आसानी हो। लेकिन अगर तू अभी उससे नहीं मिली तो वह पूरी तरह बिखर जाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान, कोई ना कोई रास्ता निकाल ताकि तू उससे एक बार मिल सके। नैना ने कांपते हुए होठों से जवाब दिया, ठीक है अदिति, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो भी गई तो मैं तुझसे संपर्क कैसे करूँगी? मेरे पास मोबाइल नहीं है। नैना ने एक गहरी और लंबी सांस ली, पर तभी अदिति के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आई। उसने अपने फटे पुराने थैले से एक बिल्कुल छोटा और साधारण सा मोबाइल निकाला और नैना के हाथ में थमा दिया। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी तेरा नंबर नहीं लग रहा था तो मैं समझ गई थी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। ये ले, ये फ़ोन मैंने खास तेरे लिए रखा था ताकि तू मुझसे बात कर सके। पर याद रखना, इस फ़ोन से सिर्फ मुझसे ही संपर्क करना। घर में किसी को भी गलती से फ़ोन मत लगा देना। नैना ने फ़ोन को अपने पल्लू में छुपाते हुए नम आंखों से कहा, मैं जानती हूँ अदिति, दादाजी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। उन्होंने तो मुझ पर गोली तक चला दी थी। वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। खैर ये छोड़, ये बता, मॉम कैसी है? नैरा कैसी है? घर में सभी कैसे हैं? मुझे बहुत याद करते होंगे ना?
भाई तो पक्का मुझे याद करते होंगे। अदिति की आंखों में नैना के लिए हमदर्दी भर आई। उसने कहा, सब अच्छे हैं, तुम्हें सभी बहुत याद करते हैं, लेकिन दादाजी की वजह से कोई कुछ नहीं कहता। तू वहाँ की चिंता मत कर। अब मुझे निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले। उसने अपना पर्स खोला, एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला और नैना को पकड़ा दिया। ये ले, ये रणविजय अंकल ने भेजा है, अकेले में पढ़ना। नैना ने कागज़ को संभाल कर रखा। दोनों की आंखों में नमी थी। फिर दोनों एक दूसरे से लिपट गई। अपना ख्याल रखना नैना, तू भी। अगले ही पल अदिति वहाँ से चली गई। उसके जाते ही नैना गार्डन की बेंच पर बैठी रही। रणविजय जी का खत अब भी उसके हाथ में था। उसने एक गहरी सांस ली और जाने के लिए उठी ही थी कि उसकी नज़र पास के इकट्ठा किए हुए कचरे के ढेर पर गई। उसने गौर से देखा तो वहाँ कुछ जंगली पौधे और कांटेदार घास बिखरी हुई थी। नैना ठिठक गई और अपने हाथों को देखा और राहत की सांस लेते हुए बोली, शुक्र है कि मैंने काम शुरू करने से पहले दस्ताने पहन लिए थे, वरना आज तो मेरा बुरा हाल हो जाता। लेकिन अगले ही पल अचानक उसके चेहरे पर एक बहुत ही सातिर और विजयी मुस्कान आई। वहीं अदिति जैसे ही रनौत मेंशन के गेट से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त मृत्युंजय की कार अंदर दाखिल हुई। किस्मत अच्छी थी कि मृत्युंजय का ध्यान इस वक्त फोन पर था और उसने अदिति को नहीं देखा। लेकिन बाहर अगस्त्या खड़ा था, जो किसी से फोन पर जरूरी बात कर रहा था। जैसे वो पलटा, उसका शरीर तेजी से निकल रही अदिति से टकरा गई। अदिति का संतुलन बिगड़ा और वह गिरने ही वाली थी कि अगस्त्या ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अगस्त्या की नज़रों से नजरें मिलते ही अदिति का गला सूख गया। उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वहीं अगस्त्या ने अपनी भवें सिकोड़ी और उसकी आंखों में गहराई से झांकने लगा। फिर उसका हुलिया देखकर उसे झटके से खुद से दूर किया। अगस्त्या पूछा, तुम कौन हो और रनौत मेंशन के आसपास क्या कर रही हो? अदिति का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, ये सांड यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? वहीं अगस्त्या के दिमाग में भी घंटियाँ बज रही थी। अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। ये आंखें, ये चेहरा। अगस्त्या को गौर से देखते देख अदिति ने अपनी देसी एक्टिंग शुरू की। वह अपनी आवाज़ बदलकर बोली, ए मास्टर, ये मत समझना कि हम अकेली लड़की हैं तो तुम हमें छेड़ोगे। अपनी नज़रें नीची रखो। अगस्त्या की आंखें और भी छोटी हो गई। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं और तुम्हें छेड़ूंगा? अदिति जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ मास्टर, तुम जैसे लड़के लड़की देखी नहीं कि फिसलने लगते हो। पर सुन लो, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। अगर ज़्यादा शेर बने ना तो अपनी बटालियन बुलाकर इतना पिटवाऊंगी कि तुम्हारा यह चिकना हुलिया बिगड़ जाएगा। अगस्त्या झुंझुलाते हुए बोला, सुनो, तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। अपना हुलिया देखा है? अरे तुम्हें तो कोई बूढ़ा भी ना छेड़े। मैं तो फिर भी जवान और हैंडसम हूँ। मुझ पर हजारों लड़कियां मरती है। यह सुनते ही अदिति का पारा चढ़ गया। उसका ईगो जाग उठा। क्या 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 बोले? मुझे कोई बूढ़ा नहीं छेड़ेगा? तुम जानते भी हो मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम? वह अपना नाम बोलने ही वाली थी कि रुक गई। नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, ए मास्टर, मुझे भी तुम जैसे बूढ़ों से बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम अगर खुद को स्मार्ट समझ रहे हो ना तो अपने घर में समझो, हटो रास्ते से। अगस्त्या दांत पीसते हुए बोला, कितनी बदतमीज और अजीब लड़की है, हटो मेरे रास्ते से, पागल कहीं की। अदिति बोली, जाओ जाओ बड़े आए चांद के टुकड़े। वह बरबराते हुए ऑटो में बैठ गई। अगस्त्या अभी भी उसे जाते हुए घूर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इसकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी है। कोई तो है जिसे मैं जानता हूँ और वह बिल्कुल ऐसी ही बातें करती है, पर कौन? वहीं ऑटो में बैठते ही अदिति ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी अगस्त्या के साथ हुई भिड़ंत की वजह से तेज धड़क रहा था। वह बरबराते हुए, थैंक गॉड बच गई। लेकिन एक सेकेंड, मैं उस सरियल मास्टर से डर क्यों रही थी? अगर वो मुझे पहचान भी लेता तो मेरा क्या बिगाड़ लेता? कौन सा मेरा किडनैप कर लेता? उसके मन में जरा भी ख्याल यह नहीं आया कि अगस्त्या का रनावत खानदान से कुछ कनेक्शन भी हो सकता है। वह बोली, आखिर है कौन जिसे मुझे फर्क पड़े?
तभी उसे अगस्त्य की वो बात याद आई और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मुंह बनाते हुए बोली, पर उसने कहा कैसे कि मुझे कोई बूढ़ा भी पसंद नहीं करेगा? खुद को समझता क्या है वह? थोड़ा सा स्मार्ट क्या हो गया, हवा में उड़ रहा है। उसे क्या पता कि देहरादून के लॉ कॉलेज में मुझ पर लड़के लाइन मारते थे। मेरे कॉलेज पहुंचते ही लड़के राहों में फूल बिछा देते थे। अदिति, इन फूलों पर अपने कदम रखो। और वह सांड कहता है कि मुझे कोई लाइन नहीं मारेगा। ऑटो वाला आईने में अदिति के अजीबोगरीब एक्सप्रेशन और खुद से बड़बड़ाने के तरीकों को देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। अदिति ने शीशे में खुद को देखा और अपने गाल सहलाने लगी। देख तो जरा, ये रही मेरी खूबसूरती, कितनी यंग हूँ मैं, और ये मेरे प्यारे प्यारे चब्बी गाल। मैं तो हूँ ही बला की खूबसूरत। ऑटो वाला अब और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह हल्का सा मुस्कुराया तो अदिति की नज़र उस पर गिर गई। वह मुंह बनाते हुए पूछी, ए भैया, जाना कहाँ है ये तो पूछ लो। और सामने देखोगे या मेरा खूबसूरत चेहरा आईने में देखकर ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे? रास्ता कटा नहीं अभी? ऑटो वाला पूछा। माफ़ करना बीजी, पर जाना कहाँ है यह तो बता दीजिए। अदिति बोली, रघुवंशी विला ले चलो, और हाँ, जरा तेजी से, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगस्त्य जैसे ही मेंशन के अंदर कदम रख रहा था, उसके कानों में अभी भी उस काम वाली की आवाज़ गूंज रही थी जिससे उसकी बाहर झड़प हुई थी। वह जितना उसे भूलने की कोशिश करता, वह आवाज़ उतनी ही उसके जहन में शोर मचाती। वह बड़बड़ाते हुए, मैं उस आवाज़ को जानता हूँ, वह चेहरा, वह लहजा, वह चिड़चिड़ापन, कहीं ना कहीं तो मेरा पाला पड़ा है उससे। इतनी इरिटेटिंग आवाज़ में ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अचानक उसके दिमाग की घंटी बजी और उसकी आंखों में बिजली सी चमक दौड़ गई। वह बीच रास्ते में ही ठिठक गया। ओह गॉड, यह तो मेरी छिपकली थी। पक्का वही थी। एयरपोर्ट वाला हंगामा, फिर उस मॉल में आइसक्रीम वाला झगड़ा। मैं इस आवाज़ को कैसे भूल सकता हूँ? जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह वही थी, उसके होश उड़ गए, पर अगले ही पल माथे पर बल पड़ गए। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? और वो भी मेड के हुलिये में? दाल में कुछ तो काला है। वह बिना वक्त गवाए तुरंत मेंशन के बाहर की तरफ भागा। उसकी नज़रें पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, लेकिन अफसोस, अदिति तब तक वहां से गायब हो चुकी थी। सन्नाटा पसरा था। अगस्त्य के चेहरे पर एक मीठी और शरारती मुस्कान आ गई, जैसे उसे बरसों बाद अपनी कोई खोई हुई प्यारी चीज मिल गई हो। वह धीमी आवाज में बड़बड़ाया, मेरी छिपकली, आखिर इतने दिनों बाद दिखी गई। सच कहूँ तो मैंने तुझे बहुत मिस किया। पर तुम यहाँ रनावत मेंशन में क्या करी थी? किससे मिलने आई थी? अगस्त्य वहीं गेट पर खड़ा होकर दूर तक जाती सड़कों को देखता रहा। वहीं मृत्युंजय और अगस्त्य हॉल में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, मृत्युंजय के कदम अचानक ठिठक गए। उसने पास खड़े अगस्त्य से धीमे स्वर में कहा, तू अंदर जा, मैं बस अभी आता हूँ। अगस्त्य ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और अंदर चला गया। मृत्युंजय के कदम अपने आप उसी दिशा में मुड़ गए जहाँ नैना को उसने छोड़ा था। वह जैसे ही उस हिस्से में पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। कुछ घंटे पहले जहां जंगली घास और गंदगी का अंबार था, वहां अब एक तिनका भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा एरिया एकदम नीट एंड क्लीन था। सूरज ढल चुका था। साफ सुथरे गार्डन पर शाम की लालिमा किसी आईने की तरह चमक रही थी। वह नैना नहीं थी। शायद मृत्युंजय के आने की आहट पाकर या काम खत्म होते ही वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। मृत्युंजय ने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। नॉट बैड स्वीटहार्ट, तुम्हें सज़ा देने में वाकई मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब तुम मेरी दी हुई सज़ा को इतनी शिद्दत और प्यार से काट लेती हो ना, तो कसम से मज़ा दुगना हो जाता है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। वह जानता था कि नैना रघुवंशी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर उसने आज सज़ा काटी है तो वह ब्याज समेत उसे वापस जरूर लौटाएगी। मृत्युंजय के एक चेहरे पर दिलकश और गहरी मुस्कान आई। मैं जानता हूँ कि तुम अब कोई नया वार करने की तैयारी कर रही हो। अब बस यह देखना है कि इस सज़ा के बदले तुम मुझे कौन सी सज़ा देने वाली हो। आई एम वेटिंग स्वीटहार्ट। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उस साफ सुथरे गार्डन को देखता रहा जिसे नैना ने अपने कोमल हाथों से संवारा था। फिर वो अपने कोट की आस्तीनें चढ़ाते हुए वापस मेंशन के अंदर की ओर बढ़ा।
उसे पता था कि आज की रात बहुत दिलचस्प होने वाला है। वहीं अदिति किसी तरह छुपते छुपाते रघुवंशी विला पहुंची। हॉल में रणविजय जी बहुत बेसब्री से टहल रहे थे। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। जैसे ही अदिति ने अंदर कदम रखा, रणविजय जी की जान में जान आई। उन्होंने कोई शोर मचाने की बजाय बस आंखों ही आंखों में अदिति को अपने कमरे में आने का इशारा किया और खुद तेजी से ऊपर चले गए। अदिति भी घर के बाकी सदस्यों और नौकरों से नजरें बचाती हुई उनके कमरे में दाखिल हुई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। रणविजय जी घबराहट और ममता के साथ पूछे, अदिति, नैना कैसी है? ठीक तो है ना वह? क्या कहा उसने? अदिति एक पल के लिए खामोश हो गई, जैसे शब्दों को तौल रही हो। वह बोली, कैसे कहूँ अंकल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ठीक भी है और नहीं भी। मैंने उसे गार्डन में काम करते देखा। हम सब जानते हैं कि नैना को गार्डनिंग और पौधे से कितना लगाव है। देहरादून में भी वो घंटों बगीचे में बिताती थी, लेकिन जिस तरह से वो आज वहाँ काम कर रही थी, उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो अपने शौक के लिए कर रही थी। कुछ तो बात है जो वो छुपा रही है। हालांकि वह बोल यही रही थी कि वो खुश है और उसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। रणविजय जी ने एक ठंडी और बोझिल सांस ली। उनकी आंखों में अपनी बच्ची नैना के लिए दर्द साफ दिख रहा था। वह पूछे, और वह लेटर तुमने उसे दे दिया ना? अदिति बोली, हाँ अंकल, दे दिया। वह आप सबके बारे में पूछ रही थी, बहुत बेचैन थी। मैंने उसे कह दिया कि यहाँ सब ठीक है और खुश है, ताकि वो बेफुजूल में परेशान ना हो। यह सुनकर रणविजय जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अदिति के कंधों पर हाथ रखा। तुमने बिल्कुल सही किया। उसका यहाँ आना इस वक्त सही नहीं है। वह जितना इस रघुवंशी विला की करवाहट से दूर रहे, उतना ही उसके लिए बेहतर है। वहाँ वह कम से कम सुरक्षित तो है और मुझे अपनी नैना पर पूरा भरोसा है। हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाए, वह उन्हें अपने हक में मोड़ना जानती है। अदिति बोली, लेकिन अंकल, सौर्य और वीर भाई बहुत परेशान हैं। मुझे नहीं लगता कि वीर भाई इतनी आसानी से मानेंगे। वह तो वकील से सलाह लेने गए हैं कि कानूनी तरीके से नैना को वापस यहाँ कैसे लाया जाए। रणविजय जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी गंभीरता छा गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, सौर्य और वीर का खून खौल रहा है, मैं समझता हूँ, लेकिन कानून से ज़्यादा इस वक्त किस्मत का खेल चल रहा है। तुम चिंता मत करो अदिति, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ और आराम करो। वहीं मृत्युंजय सीधा अपने कमरे में आया। नैना इस वक्त वहाँ नहीं थी। वो फ्रेश होकर सीधे किचन में चली गई थी मृत्युंजय के लिए डिनर बनाने। वहीं मृत्युंजय सीधे वॉशरूम के अंदर चला गया। वह बाथटब भरा और जैसे वो पानी में उतरा, उसे बहुत सुकून मिला। लेकिन यह सुकून सिर्फ 2 मिनट का था। नैना ने बड़ी चालाकी से पानी में वो जंगली पौधे का पाउडर बनाकर मिला दी थी, जो गर्म पानी में मिलते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। शावर लेकर जैसे ही मृत्युंजय बाहर निकला और कपड़े पहने, उसके पूरे बदन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। पहले एक हल्की सी सनसनी और फिर धीरे धीरे खुजली। वो खुद से बुदबुदाया, ये अचानक मुझे पूरी बॉडी में इचिंग क्यों होने लगी? लेकिन वो ज़्यादा सोचने की बजाय कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी और उसके चेहरे पर रह रहकर तीखी खुजली हो रही थी। नैना के बिछाए जाल का असर शुरू हो चुका था, लेकिन वह मृत्युंजय रनावत था। उसने अपने चेहरे की मांसपेशियों को इतना सख्त कर लिया था कि बाहर से कोई उसकी बेचैनी को पढ़ ना पाए। वहीं डाइनिंग टेबल पर नैना शांत भाव से डिनर लगा रही थी। अगस्त्या ने बड़े प्यार से पूछा, भाभी कैसी हैं आप? आज तो चेहरा काफ़ी चमक रहा है आपका। भाभी शब्द सुनकर नैना को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस एक छोटी सी फीकी मुस्कान उसे पास कर दी और फिर से अपना काम करने लगी। लेकिन उसी पल अगस्त्या के मन में एक सवाल कौंध गया। वह मन ही मन, वह मेरी छिपकली आखिर यहाँ क्या कर रही थी? क्या वो नैना भाभी से मिलने आई थी? अगर उसका नैना भाभी से कोई रिश्ता है तो इसका मतलब वो भी रघुवंशी खानदान से जुड़ी हो सकती है। ओह गॉड, प्लीज़ ऐसा ना हो। अगर वो भाभी की कोई रिलेटिव निकली तो मेरी छिपकली तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। एमजे और रघुवंशियों की दुश्मनी के बीच मेरा प्यार, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, पहले ही शहीद हो जाएगा। अगस्त्या ने तिरछी नज़रों से मृत्युंजय को देखा, जो बड़ी मुश्किल से खुद को खुजलाने से रोक रहा था। अगस्त्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह नैना से अदिति के बारे में कैसे पूछे।
वह मन ही मन सोचा, मुझे कुछ तो करना होगा। अगर मैंने सीधे पूछा कि यहाँ कोई काम वाली आई थी तो एमजे को शक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पूछा तो मैं अपनी छिपकली तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे नैना भाभी को अकेले में पकड़ना होगा। तभी गौरी जी ने बड़े प्यार से अगस्त्या की ओर देखा और बोली, बेटा बहुत दिनों बाद आए हो, बीच बीच में आते रहा करो। तुम आते हो तो घर में रौनक आ जाती है और अच्छा लगता है। अगस्त्या मुस्कुराते हुए कहा, क्या बताऊं आंटी, आपका एमजे का काम ही कुछ ऐसा होता है जिन्हें संभालते संभालते मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। बस उन्हीं कामों में बिजी हो गया था, वरना मेरा मन तो यहीं लगा रहता है। अगस्त्या की बातें सुनकर गौरी जी मुस्कुरा दी। वहीं मेघा, गौरी जी और नैना ने सबको खाना परोसना शुरू किया। नैना आज बहुत ही सलीके और इत्मीनान से काम कर रही थी। उसने खास तौर पर मृत्युंजय के पास जाकर उसे खुद सर्व करना शुरू किया। वह जैसे ही मृत्युंजय के करीब आई, मृत्युंजय को अपने शरीर में उठ रही वह तीखी खुजली और भी भयानक महसूस होने लगी। वह अपनी मुठियां भिजकर खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी गर्दन और हाथों की नसें तनाव से फूल रही थी। नैना बड़े मासूम लहजे में झुककर मृत्युंजय की प्लेट में खाना डालते हुए बोली, मिस्टर अनावत, ये लीजिए, ये सब्जी आज मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाई है। वैसे आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नैना की आवाज़ में घुली वह बनावटी चिंता मृत्युंजय के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वह जानता था कि वह सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जैसे ही नैना का पल्लू उससे हल्का सा छुआ, मृत्युंजय की बदन में आग सी लग गई। वह दांत पीसते हुए बहुत धीमी और गहरी आवाज़ में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वीटहार्ट, तुम बस अपना काम करो। वहीं रघुवंशी विला, सौर और वीर जैसे ही घर लौटे, उनके चेहरे पर वकील से हुई लंबी चर्चा की थकान और परेशानी साफ दिख रहा था। तभी रणविजय जी ने उनका रास्ता रोक लिया। रणविजय जी की आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति थी। उन्होंने सामने आकर कड़क लहजे में कहा, सौर और वीर, आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? भूल गए कि पिताजी ने क्या कहा है? नैना इस घर में वापस नहीं आएगी, फिर क्यों तुम बेकार में मुश्किलें बढ़ा रहे हो? वीर गुस्से से अपने पिता की आंखों में देखते हुए दो टुक जवाब दिया, दादाजी की बातें आपको सुनाई दी, ये अच्छी बात है। आप उनसे डरते होंगे क्योंकि आप उनके बेटे हैं, लेकिन मुझे ना तो उनकी बातें सुनाई देती है, ना ही मुझे उनसे डर लगता है। अगर उन्होंने मेरे सम्मान और मेरी चुप्पी को मेरा डर समझ लिया है तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को वहां से वापस लेकर आऊंगा। वीर बिना रुके वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया। रणविजय जी ने हार कर सौर्य की तरफ देखा। सौर्य, तुम तो समझदार हो, वीर से बड़े हो, उससे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। यह सब रुकवाओ। सौर्य के चेहरे पर एक तिरछी और कड़वी मुस्कान आई। उसने जिस तरह से अपने पिता को देखा, रणविजय जी की नजरें झुक गई। समझ तो मैं आपको भी नहीं पा रहा हूँ डैड। पता नहीं आप लोग अपने खोखले इज्जत और अपने झूठे अहंकार में कितने दब गए हैं कि आपको अपने बच्चों की तरफ दिखाई नहीं देती। दादाजी का तो समझ आता है, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया है, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप उस झूठी इज्जत की खातिर हमारी गुड़िया को वहां तड़पने के लिए छोड़ रहे हैं। सौर्य एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज़ अब और भी भारी हो गई थी। समझ में नहीं आता कि आप बड़ों को हो क्या गया है। आप तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आज आप नैना के साथ पराये जैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन हम यह नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम कल ही जाएंगे उस मृत्युंजय के घर और अपनी नैना को लेकर आएंगे। वो हमारे साथ जरूर आएगी। यह कहते हुए सौर्य भी वहाँ से चला गया। रणविजय जी एक भारी आह भरते हुए बोले, मेरे बच्चों, तुम्हें लग रहा है कि मैं पत्थर दिल का हो गया हूँ, पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसे बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम अपनी बहन को यहाँ लाने की जिद कर रहे हो, पर तुम नहीं जानते कि उसे यहाँ लाकर तुम उसकी जान को और भी बड़े खतरे में डाल दोगे। वह खिड़की के बाहर घने अंधेरे को ताकने लगे, जिससे अतीत की काली परछाइयाँ उन्हें घेर रही हो। तुम अपने दादाजी को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। उनका यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट है। वह अगर शांत बैठे हैं तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में कोई ऐसा खौफनाक प्लान चल रहा है जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
उनकी आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा। उनकी आवाज़ में अब एक अजीब सा डर और पछतावा था। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उस अतीत की कड़वी सच्चाई तुम दोनों के सामने आए, क्योंकि जिस दिन तुम उस सच को जानोगे तुम्हें खुद के रघुवंशी होने पर शर्म आएगी। तुम्हें इन रघुवंशियों से नफरत हो जाएगी। हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उन्होंने अपने कांपते हाथों को आपस में भींचा और टूटते हुए लहजे में बोले, शायद उस वक्त तुम दोनों मुझे कभी माफ़ ना कर पाओ, क्योंकि ना चाहते हुए भी मैं उस गुनाह का हिस्सा रहा हूँ जिसका हिस्सा मुझे कभी नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी रूह को बेचकर यह शांति खरीदी है। सोचते सोचते ही रणविजय जी की आंखों के सामने अतीत एक डरावने सपने की तरह कौंध गई। स्मृतियों का पर्दा फटा और वह खुद को सालों पीछे ठंडे और बेरहम गलियारों में खड़ा महसूस करने लगे। वह नन्हा से 8 साल का मृत्युंजय, जिसकी आंखों में आंसू थे, दिल में इंसाफ की उम्मीद। वह रणविजय जी की वर्दी का कोना पकड़कर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बड़े पापा, आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप तो सबको बचाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ उन गंदे लोगों को पकड़ लीजिए। आपने देखा ना उन्होंने मेरी बहन के साथ क्या किया। मेरे डैडी निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज़ उन्हें अरेस्ट कीजिए और उन गुनहगारों को जेल में डाल दीजिए। रणविजय जी, जो इस वक्त एक ईमानदार दिखने वाले इंस्पेक्टर थे, उनके अंदर एक पल के लिए ममता जागी, लेकिन तभी उन्हें अपने पिता पृथ्वी रघुवंशी का चेहरा याद आ गया। रघुवंशी खानदान की इज्जत का बोझ उनके कंधों पर था। उन्होंने एक पत्थर दिल इंसान की तरह मासूम मृत्युंजय का हाथ झटक दिया और सख्त और कड़क आवाज में बोले, चुप, बिल्कुल चुप मृत्युंजय। जो कुछ भी तुमने देखा वो तुम्हारी आंखों का भ्रम था। तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे डैडी की ही गलती है, किसी और ने कुछ गलत नहीं किया है, इस बात को भूल जाओ। मृत्युंजय की वो उम्मीद भरी आंखें पल भर में नफरत की आग में बदल गई। वहीं फिर से एक बार दृश्य बदला और रणविजय जी की आंखों के सामने एक और खौफनाक मंजर आया। वही मासूम बच्चा जिसके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उसके नन्हे हाथों में रणविजय जी खुद हथकड़ी पहना रहे थे। 8 साल का मृत्युंजय गुनहगारों के बजाय खुद सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था। रणविजय जी ने कांपते हाथों से अपनी आंखें मली। उस मासूम के चेहरे पर जो आखिरी मुस्कान थी वह न्याय की नहीं बल्कि तबाही की कसम थी। वह खुद से बुदबुदाते हुए, वही मासूम आज एक राक्षस बन चुका है। मैंने उसके साथ जो किया उसकी सजा आज मेरी बच्ची नैना भुगत रही है। मृत्युंजय रघुवंशी से बदला नहीं ले रहा है, वह उस इंसाफ का बदला ले रहा है जो मैंने उसे कभी नहीं दिया। मैं उसे कैसे रोकूं? मैं खुद उस पाप की बुनियाद हूँ जिस पर आज ये तबाही खड़ी है। रणविजय जी के कांपते कंधों पर जैसे ही मीरा जी का हाथ पड़ा, अतीत का वह भयावह मंजर उनकी धुंधली आंखों से ओझल हुई। उन्होंने झटके से अपने आंसू पोंछे, पर मीरा जी से उनका दर्द कहाँ छिपा था। मीरा जी की आवाज़ में एक ममताई करुणा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आप पिछले 20 सालों से इस अतीत के बोझ को अपने सीने में दबाए हुए हैं। भले ही आप कुछ ना कहें, लेकिन मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप उस वक्त मजबूर थे। अगर आप उस समय मृत्युंजय को जेल नहीं भेजते तो शायद वो भी अपने परिवार की तरह मौत की नींद सो चुका होता। रणविजय जी ने एक लंबी और बोझिल सांस ली। हाँ मीरा, मैं जानता था यदि मृत्युंजय उस वक्त बाहर रहा होता तो पिताजी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जेल में वो मेरी निगरानी में कम से कम सुरक्षित तो था। मैंने उसे वहाँ से सुधार गृह भिजवा दिया और खुद को तसल्ली दे दिया कि वह इस आग से बहुत दूर चला गया है। लेकिन एक दिन मालूम चला कि पूरे सुधार गृह में आग लग गई है। हम सबको यही लगा कि उस आग में मृत्युंजय भी खाक हो गया है। हमने 20 साल उसे मरा हुआ माना, लेकिन सच यह था कि वह जिंदा था और एमजे के नाम से बिजनेस की दुनिया में उभर रहा था। रणविजय जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जिससे वह मृत्युंजय के खौफनाक वजूद को देख रहे हों। उस दिन अवार्ड सेरेमनी में जब एमजे का पूरा नाम गुंजा, मृत्युंजय रनावत, तब मेरी रूह कांप गई थी। सच कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से चाहे कितना भी भाग ले, उसके गुनाह कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हम सब ने जो बीज बोए थे, आज फसल काटने का वक्त आ गया है। बस दुख इस बात का है कि हमारे कर्मों की सजा आज हमारे मासूम बच्चे भुगत रहे हैं
वहीं डिनर के बाद जैसे ही मृत्युंजय कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद किया, उसका सब्र जवाब दे गया। उसने झटके से अपनी शर्ट के बटन खोले और पागलों की तरह अपनी पीठ खुजलाने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो गुस्से से बोला, स्वीटहार्ट, क्या मिलाया था तुमने नहाने के पानी में? मेरी पूरी बॉडी जल रही है। नैना जो चुपचाप उससे देख रही थी, बड़ी अदा से बोली, जलन? जलन तो आपको सुबह मिर्च से हो रही थी मिस्टर रनावत। यह जो अभी हो रही है ना, इसे तड़प कहते हैं। तुमने मुझे मिट्टी में सताया, मैंने तुम्हें तुम्हारे ही आलीशान कमरे में बेहाल कर दिया। कैसा लग रहा है अपना कंट्रोल खोकर? मृत्युंजय तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाहों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। खुजली और गुस्से के मेल ने उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। वो दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इन ओछी हरकतों से मुझे कमजोर कर दोगी? तुम भूल रही हो, मैं मृत्युंजय रनावत हूँ। तुम्हारी इस एक खुजली की सजा मैं तुम्हें ऐसी दूंगा कि तुम अपनी अगली 7 पुश्तें याद रखोगी। नैना उसकी आंखों में आंखें डालकर बेफिक्र होकर बोली, तो दे दीजिए सजा। ऐसे भी मैं कौन तुम्हारे दिए सजा से डरने वाली हूँ, पर पहले खुद को तो संभाल लीजिए। वैसे अलमारी के सारे लोशन और क्रीम मैंने गायब कर दिए हैं, तो आज की रात आपके लिए बहुत लंबी होने वाली है मेरे जबरदस्ती के पति परमेश्वर। मृत्युंजय के चेहरे पर दर्द और खुजली के कारण पसीने की बूंदें चमक रही थी। नैना ने जैसे ही उसे पति परमेश्वर कहा, उसकी आंखें उस पर और भी गहरी हो गई। उसके हाथ नैना के बाजू पर और भी कस गई। नैना ने एक ठंडी और कड़वी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर बोली, पति परमेश्वर, ओह प्लीज, अपनी आंखों की यह गहराई किसी और के लिए बचा कर रखिए। इस लफ्ज पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। यह तो बस तुम्हारी महानता पर मेरा एक छोटा सा तंज था। मृत्युंजय की सांसें तेज चल रही थी। उसका पूरा बदन जैसे सुलग रहा था। नैना नफरत और गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगा था कि तुम खुद को बहुत महान, बहुत ग्रेट एमजे समझते हो? तो मैं तुम्हारी हर जिल्लत को चुपचाप सहूंगी। इसे हल्के में मत लेना मिस्टर रनावत। ये जो तुम्हारी हालत है ना, इसे देखकर मुझे सुकून मिल रहा है, जो शायद दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। उसने झुककर मृत्युंजय के कान के पास धीमे स्वर में कहा, जिससे मृत्युंजय के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। पूरे बदन में इचिंग हो रही है ना, आग सी लग रही है ना चमड़ी में। अब क्या करे, ये कानून तो तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तुमने ही तो बड़े गुरूर से कहा था कि सजा हम दोनों को साथ में काटनी है। अगर तुम मुझे सजा दोगे तो याद रखना, मैं भी उतनी ही शिद्दत से उन सजाओं को तुम्हें लौटाऊंगी। ये खुजली अब तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। मृत्युंजय की आंखों में अचानक एक खूंखार सी चमक उभरी। नैना की भवें तन गई। उसे समझ नहीं आया कि जो इंसान अभी गुस्से में था, उसके चेहरे पर यह विजयी मुस्कान कैसी। वह अपने मन में, पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? आखिर इसके दिमाग में अब क्या चलने लगा? वही मृत्युंजय फुसफुसाते हुए, मैं समझ गया स्वीटहार्ट, मैं सब समझ गया कि तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। नैना ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर मृत्युंजय ने उसे अपनी बाहों में और करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी अब नाम मात्र की थी। नैना घबराते हुए, क्या 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 चाहती हूँ मैं? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। मृत्युंजय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। उसकी गर्म सांसें नैना के चेहरे को महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में वह क्रूर मोहब्बत और पागलपन साफ दिख रहा था। वह गहरी और मदहोश आवाज में बोला, तुम यही चाहती हो ना कि मैं हर पल, हर लम्हा तुम्हें अपने सीने से इसी तरह चिपकाए रखूं? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होठों को चूम लूं, तुम्हें खुद में इस कदर भींच लूं कि तुम सांस लेना भी भूल जाओ। नैना की आंखें चौड़ी हो गई। क्या क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पागल इंसान, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मृत्युंजय ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? कभी मुझे मिर्च खिलाती हो ताकि मैं उस मिर्च का स्वाद तुम्हारे मुंह में उतार सकूं, और अब मेरे नहाने के पानी में खुजली वाला पाउडर। देखो, अब मेरी पूरी बॉडी में जलन और खुजली हो रही है। नैना की आंखें डर और शर्म के मारे फैल गई। वह उसकी बाहों में छटपटाने लगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, दूर हटो मुझसे।
पर मृत्युंजय पर इस वक्त जैसे जुनून सवार था। उसने अपनी गर्दन झुकाई और अपने गालों को नैना के नरम गालों पर रगड़ने लगा। खुजली की वजह से उसकी स्किन गर्म हो रही थी और वह अपनी उस बेचैनी को नैना के जिस्म से रगड़कर शांत करना चाहता था। उसने अपनी गर्दन नैना के कंधे के पास झुकाई। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी के बाल नैना की गर्दन पर चुभ रहे थे, जिससे नैना के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मृत्युंजय नैना के कान के पास धीमे से कहा, अब इस खुजली का इलाज भी तुम्हें ही करना होगा स्वीटहार्ट। तुमने ही ये आग लगाई है तो अब इसे बुझाओगी भी तुम ही। अपनी रगड़ से मेरी इस जलन को शांत करो, वरना याद रखना मैं बहुत बुरा इलाज करता हूँ। उसने अपनी नाक नैना की गर्दन पर रगड़ी, जिससे नैना की सिसकी निकल गई। वह उसे दूर ढकेलना चाहती थी, पर मृत्युंजय का स्पर्श उसे एक अजीब सी कसम में डाल रहा था। ना चाहते हुए भी नैना के हाथ उसके कंधे पर जोर से कस गए थे। नफरत और आकर्षण का ऐसा मेल जिसने कमरे के तापमान को बढ़ा दिया था। उसकी खुद की सांसें भारी होने लगी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या रंग लाएगी इनके बीच की नफरत भरी मोहब्बत? क्या नैना मृत्युंजय की छुअन से खुद को बहकने से रोक पाएगी? क्या रणविजय जी ने उस लेटर में लिखा है? और क्या होगा जब सौर और वीर पहुंचेंगे नैना के ससुराल? आएंगे कहानी में और भी नए दिलचस्प मोड़। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली एपिसोड में।